आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि पंजाबी समाज की लगातार मांग उठती रही है कि हमारी अनदेखी हो रही है? ऐसा हो रहा है क्या? वास्तविकता बात तो ये है कि जो हमारा नेतृत्व करने वाला पंजाबी समाज रहा है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमियां उसमें भी रही हैं कि हाँ, हम इतनी संख्या में हैं, आप इतने मजबूत हैं, लेकिन आपको कहीं ऐसा ऐसा नहीं लगता कि कोई धरातल पर ही रह जाती है, वो एक्टिव नहीं हो पाती? अपने समाज के हित की ना बात करके केवल वो जो है चमचागिरी में लगे रहे, मुझे कहने में कोई वो नहीं है। अभी मैं थका नहीं हूँ, जिंदगी का सफर बाकी है, बेशक समय गुजर रहा है पर उम्मीदों की किरण तो अभी जागी है। जी हाँ, ये लाइनें सही मायने में एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर बैठती हैं जिन्होंने देश, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कार्य करते आ रहे हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज देश और विदेश में गाजियाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षाविद और उसके बाद राजनीति में एक अलग स्थान रखने वाले गुलशन भामरे जी की। गुलशन भामरे जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने निरंतर ऊंचाइयों को छूने की बात कही है, जिन्होंने निरंतर ये कहा है कि हाँ, हम भी कुछ करेंगे। आज एक उम्र पर पहुंचने के बावजूद भी उनके हौसले बुलंद है और निरंतर 24 घंटे से, मैं समझता हूँ आज ये 15-16 घंटे कार्य करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी ऊर्जा का राज, उनके परिवार के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके राजनीति के बारे में, हर मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। हम सीधे रूबरू होते हैं शिक्षाविद गुलशन भामरे से। गुलशन भामरे जी नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न है कि थोड़ा सा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मेरे पारिवारिक संबंध के बारे में आपने पूछा है यथार्थ जी। हम लोग पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में रहते थे। उसके बाद मेरे फादर जो थे वो एयरफोर्स में थे। परिवार हमारा सारा वेल एजुकेटेड था। मेरे ताया जी, मेरे बड़े ताऊ जी ये इंस्पेक्टर रहे और सीबीआई में भी रहे, दिल्ली रोड भी रहे, और जिनका देहांत जो है सलामी लेते वक्त जो है हो गया, उनका प्रमोशन हुआ था और जब उनका देहांत हो गया, वहाँ से पार्टीशन के बाद आने के बाद हमारे फादर रेलवे के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया। अंबाला में मेरा जन्म हुआ और बाकी शिक्षा दीक्षा जो भी मेरी हुई वो गाजियाबाद में हुई। मैं 4 साल का रहा हूँगा जब मैं गाजियाबाद के अंदर रहा हूँगा। उस समय से लेकर के और आज तक का जीवन जो है वो मेरा गाजियाबाद में ही सारा गुजरा है। फादर मेरे जो हैं वो ओएस थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट रेलवे के अंदर थे, और मुझे भी जो है जो शिक्षा दीक्षा मैंने ली सनातन धर्म इंटर कॉलेज से, एमएमएच कॉलेज से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी है। तत्पश्चात उस समय परिवार के अंदर, क्योंकि फादर एयरफोर्स में थे, डिसिप्लिन वगैरह काफ़ी वो रहता था घर के अंदर, और उनके माध्यम से जहाँ भी आज मैं हूँ अपने माता और पिता की वजह से हूँ। उनके द्वारा जो मुझे संस्कार दिए गए हैं उन संस्कारों को लेकर के ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जो उन्होंने मुझसे कहा और उन ऊंचाइयों को छूने का मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। आपका शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम कहा जाता है, और आपका द्वारा स्थापित स्कूल एसएसके में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो वहाँ से पढ़कर आए हैं, वो काफ़ी देश और देश में गाजियाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जहाँ तक शिक्षा जगत की बात कर रहे हैं और शिक्षा से जुड़ने की मेरी बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो हमने शिक्षा ली वो गाजियाबाद में ही ली, लेकिन हमको ये मालूम है जिस क्षेत्र में हम रह रहे थे, क्योंकि रेलवे क्वार्टर्स हुआ करते थे भूल भारत नगर के अंदर, वहाँ चांदबारी हुआ करती थी और वो सारी डिफेंस की लैंड इधर जो है पड़ी हुई थी। इधर दोनों तरफ आज़ादी विजयनगर, पुराना विजयनगर और भूल भारत नगर हुआ करता था। हमारे क्षेत्र के बच्चों को जो है एडमिशन्स लेने के लिए भी बड़ी मारामारी होती थी। क्षेत्र के बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिलता था शहर के अंदर, चाहे वो सनातन धर्म कॉलेज रहा हो, चाहे वो आपका समुदाय कॉलेज रहा हो। वहाँ के बच्चों को इसलिए नहीं लिया जाता था क्योंकि वहाँ के वो एक बदनाम एरिया था। उस एरिया के अंदर
चोरी डकैती शराब स्मैक्स वगैरह यही सब कुछ वहाँ पर होता रहता था। तो इस वजह से यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को हमको जो है निगलेक्ट किया जाता। लेकिन फादर क्योंकि एयरफोर्स में भी रहे थे, फिर उसमें रेलवे में रहे, तो उन्होंने फिर जो है एडमिशन मेरा सनातन धर्म कॉलेज में कराया। जब हम वहाँ से पढ़े लिखे तो क्योंकि वहाँ के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था, वहाँ कोई स्कूल भी नहीं था। उस समय जो स्कूल थे केवल जो है एक स्कूल लीलावती स्कूल के नाम से जो है सेवाराम भग्गा जी जो समाज से भी रहे, उन्होंने उस स्कूल की स्थापना वहाँ पर की थी। तत्पश्चात जब हमने देखा कि भी यहाँ पर जो एरिया है जहाँ पर कच्ची शराब वगैरह जो बिक्री है, तो मन में ये आया, फादर ने कहा कि भाई आप लोग इतने पढ़ लिख जाएं, लिखें कि आप भी जो है कोई ना कोई शिक्षा के जगत में काम करें और लोगों को एजुकेशन दें जहाँ पर नीड है। और वास्तविकता में यही था कि हमने ये देखा कि नीड है, क्योंकि हम लोगों को एडमिशन नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे हमारे गलियों के अंदर और वो लाइनों में घूमते रहते थे और कहीं बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हुई, और इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाने के लिए पुल था रेलवे का, और या बच्चे अधिकतर जो है लाइनों से क्रॉस करके एमएमएस कॉलेज या इधर उधर चले जाते थे। कई दुर्घटनाएं वहाँ पर होती थी। उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने वहाँ पर शिशु शिक्षा केंद्र के नाम से एक जो है स्थापना की। मेरी सिस्टर थी, वो सिस्टर मेरी बीएड थी, उन्होंने ही विद्यालय को जो है सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया और हमने किया। और इवन दो कि जो बच्चे, आप ये देखिए कि ऐसे थे कि जो बच्चे कभी स्कूल को देखा नहीं थे, जिन्होंने, उन बच्चों को पकड़ के भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमने जो है उनको एजुकेशन देना चालू करी। और वहाँ पर बटोरे होते थे, उसके गोबर के बड़े बड़े बने होते थे, और बच्चे स्कूल में नहीं जाना चाहते थे तो हम टांड से बच्चा उठा करके उनके घर से ला करके, और जो छुप जाते थे उन्हें भी पकड़ पकड़ के हम लोगों ने बैठ करके पढ़ाया। और आज जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि देश और विदेशों के अंदर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तत्पश्चात हमने जो एक छोटी सी ज़मीन लेकर के विजयनगर, पुराना विजयनगर में स्कूल की स्थापना की। कुछ लैंड हमारे पास कम थी, उसके बावजूद भी हमने जो है कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो की, मिलिट्री से भी की, सबसे की, और उसमें करके हमने जो है उस स्कूल को थोड़ा सा जो जगह थी उसमें हमने ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए जो नहीं था हमारे पास, वो हमने वहाँ टेम्परेरी जो है बनाया, जिससे कि वहाँ गंदगी ना पड़े, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े गड्ढे और बहुत चीज़ें ऐसी होती थी जिसकी वजह से बच्चे कूड़ा करकट सारा वहीं पर पड़ता था। तो हमने उन सबको जो है एक तरफ करके उन बच्चों को अच्छा वातावरण दिया, देन धीरे धीरे जो है एजुकेशन दी, और उस एजुकेशन देने के बाद हमें 93 के अंदर हमको जो है लैंड अलॉट हुई आपका प्रताप विहार के अंदर। जब हमने उसको जो एक स्वरूप दिया, और स्वरूप देने के बाद आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके स्कूल के बाद भी उनको 2-2 घंटे रोकना और रोक करके उनको एजुकेशन देना। आज आप ये देखेंगे कि जो डॉक्टर खत्री हैं उनके परिवार के बच्चे भी जो है हमारे यहीं पढ़े हैं, जो आज MBBS डॉक्टर्स हैं, उनकी बहुरानी भी जो है डॉक्टर्स हैं। तो ऐसे कई बच्चे हैं कि जो विदेशों में भी हैं, यहाँ भी हैं, और यहाँ तक कि नगर पालिका के अधिकारी तक भी वो बने। और जब वो उन्होंने आकर के स्कूल्स के अंदर जब देखा तो चरण वहाँ छू करके गेट के ऊपर जब वो अंदर आए, इंटरेस्ट कहने लगे, सर हम स्कूल देखना है कि हमने इसी स्कूल से हमने शिक्षा ली थी और आप लोगों के आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं। पंजाबी समाज से आप आते हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी का प्रतिनिधि रहे हैं और लंबे समय तक उनके साथ अपने कार्य भी किया है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि पंजाबी समाज की लगातार मांग उठती रही है कि हमारी अनदेखी हो रही है? ऐसा हो रहा है क्या? वास्तविकता बात तो ये है कि जो हमारा नेतृत्व करने वाला पंजाबी समाज रहा है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमियां उसमें भी रही हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुर्बानियाँ भी हमारे समाज ने बहुत दी हैं और देश के लिए भी काम किया है और शहर के लिए भी काम किया है, और हर चाहे वो औद्योगिक वो रहा हो आपका, उस क्षेत्र के अंदर भी कहीं पंजाबी जो है पीछे हटा नहीं है। और योगदान भी, कोई भी पार्टी रही है उस पार्टी को पूर्ण योगदान रहा है। मैं खुद RSS से जुड़ा रहा हूँ काफ़ी समय से, मैंने कुछ समय के लिए जो है छोड़ा भी था और मैं जो है उसमें कांग्रेस में भी मैंने वो किया था, मैं मंत्री भी रहा, लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं लगा और इसलिए फिर जो है मैंने जो है भाजपा ये वो की थी। पंजाबी समाज एक ऐसा समाज है कि जो कभी भी मांगने के ऊपर ज़्यादा वो विश्वास नहीं रखता है, वो कर्मठ है, मेहनती है और अपने बलबूते पे काम करना चाहता है। ये सोचना तो पार्टी का है
कि उनको ये देखना चाहिए कि जितनी संख्या में यहाँ पर पंजाबी हैं उनको वो अनदेखा कर रहे हैं, कि जो कि बहुत गलत है। और अभी भी आप देखिए कि गाजियाबाद से नाम गए थे, पंजाबी का नाम गया था और उनको भी वो टिकट नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी मैं समझता हूँ, उसके बावजूद उनको टिकट नहीं दिया। तो ये नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है ये एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, और वो सभी लोगों के दिमाग में है कि पंजाबी लोगों की इतनी संख्या होने के बावजूद भी पंजाबियों की अनदेखी जानबूझ के की जा रही है, मैं समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि या तो नेतृत्व में को बताने वाले लोग जो हैं ऊपर बैठे हुए लोग हैं, या तो उनको फीडबैक ठीक से नहीं दिया जा रहा है, या हम लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको जो है इग्नोर किया जा रहा है। अन्य लोग भी हैं, अन्य जातियां भी हैं, बहुत सी जातियां, खाली पंजाबी जाति को इग्नोर नहीं किया, और जातियां भी ऐसी हैं जिनके अंदर उसको इग्नोर किया गया है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जो पैसे के बल के ऊपर, जिनका कि कभी कोई पार्टी के लिए योगदान नहीं रहा, कभी काम नहीं किया, और उनको किस आधार पर वो जो है उनको जो है ओहदा दे देते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसको समाज को देखना चाहिए, पंजाबी समाज की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो एक ना एक दिन, कभी ना कभी तो फिर गुस्सा फूटता ही है, और कुछ ना कुछ एक दिन ये सब चीज परिणाम आपके सामने आएंगे। पंजाबी समाज में चेहरों की बात आती है कि पंजाबी समाज में चेहरों की कमी रही है, कि यहाँ चेहरे कम हैं या कम एक्टिव हैं। क्या ये बात आप सही महसूस करते कि ऐसा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं और उन्होंने जो पार्टी के लिए अपना समय दिया, और आज वो इस अवस्था में आ गए हैं कि अगर वो 70 साल की, 75-80 साल की अवस्था में आ गए हैं, लेकिन उस समाज के अंदर भी कहीं ना कुछ कमियां रही हैं। या तो उन्होंने केवल यस मैन ही करके वो किया है कि हाँ यस मैन बने रहे और काम को किया, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लिए कोई अत्यधिक काम नहीं किया। उन्होंने अपने अंडर रहने वाले व्यक्तियों को, या ये कहिए कि अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। ये एक दुर्भाग्यवश बात है। और आज जो हम जैसे लोग जो प्रयास भी कर रहे हैं कि भी हमारे लोगों को वो किया जाए, आगे लाया जाए या कुछ किया जाए, लेकिन वो लोग केवल 2-4 जातियां यहां पर ऐसी हैं जो केवल पंजाबियों के खिलाफ रहती हैं, उनको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती। शायद उनके दिमाग में ये खौफ है कि अगर ये आ गए तो हम कहीं वो नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जज्बा पंजाबी समाज के अंदर देश को चलाने का, देश के लिए कुर्बानी करने का है या और नेतृत्व करने का है, वो समझता हूं कि मैं अभी एक समाज की जो ऐसी वो हैं उनको छोड़ने के बाद बाकी में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो नेतृत्व ढंग से कर सकें गाजियाबाद के अंदर। आपने 2-4 जातियों की बात कही है, लेकिन ये आता है कि पंजाबी समाज से उपस्थित दर्ज कराने की बात भी की जाती है कि हाँ हम इतनी संख्या में हैं, आप इतने मजबूत हैं, लेकिन आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई धरातल पर ही रह जाती है, वो एक्टिव नहीं हो पाती? नहीं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी बात करी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीटिंग्स काफ़ी होती हैं। अभी भी जो पूर्व के अंदर जो ये हुई हैं, चुनाव हुए हैं, इसके अंदर बहुत से जो है बातें रखी गई और मीटिंग के अंदर ये हुआ कि भी हम लोग ये करें, सारे एकत्रित हों। लेकिन इसमें कुछ लोग इस प्रकार के भी रहे जो समाज की, अपने समाज के हित की ना बात करके केवल वो जो है चमचागिरी में लगे रहे। मुझे कहने में कोई वो नहीं है, वो जो है इधर उधर की बातों में रह करके हाँ जी करिए करिए, लेकिन वो साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके नहीं चले। इसलिए ही ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो एकत्रित होकर के काम करते तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पंजाबी समाज इतना मजबूत है गाजियाबाद के अंदर। और पैसे वाला ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन कर्मठ है और काम करना चाहता है। तो ये तो देखना जो है, हमने भी ये बात रखी थी, मेरे से भी कहा गया कि गुलशन जी आप जो है अब जो अध्यक्ष का हो रहा है तो आप अध्यक्ष के लिए जो है अपना फॉर्म भरें, मेरे से कहा गया। लेकिन उसके अंदर उन्होंने डेट लगा दी कि भाई इतनी एज होनी चाहिए, इतनी एज के बाद जो है ये नहीं होगा। तो ये सारी समस्याएं कुछ इस तरीके की भी समाज में आ रही हैं कि भाई आपने वो कर दिया। जिनको इन्होंने बनाना है उसकी तो ये एज भी नहीं देख रहे हैं, ना उसका ये कुछ कर रहे हैं, उसको बनाया और कर दिया। अभी आपको
मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि जिसके अंदर इन्होंने मंडल के अंदर भी ऐसे लोगों को लिया है कि जिनका कोई वो ही नहीं है, स्थिति भी नहीं है। केवल वो क्या देख रहे हैं, ये नजरिया उनका है कि किस नजरिए से क्या देख करके वो कर रहे हैं। लहर है, अच्छी बात है, सभी लोग काम कर रहे हैं। माननीय अतुल जी लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया, पीछे भी जब वो मिनिस्टर भी रहे हैं, जब भी उन्होंने काम किया था, और आज भी वो कभी काम कर रहे हैं। काम के बल पे ही तो आज वो दिल्ली का नेतृत्व करने पहुंचे। गुलशन भांबरी जी लंबे समय से राजनीति में हैं। आप लगातार सोशल काम भी करते हैं, सामाजिक कार्यों में भी अपनी उपस्थिति निरंतर दर्ज कराते हैं। शायद ऐसा कोई कार्यक्रम हो सामाजिक, तो इसमें आप ना देखे जाते हो। और आपने अपनी राजनीति में उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही, आपने टिकट भी मांगा है, लेकिन आप कहीं पीछे क्यों रह जाते हैं? आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? देखिए जी, उसके अंदर मेरा तो आपको ये कहना है कि हम वो लोग हैं कि जो अपनी उपस्थिति भी हम करना चाहते हैं, दर्ज कराना चाहते हैं, और हम ये भी देखते हैं, लेकिन करने वाला कौन है? करने वाला तो पार्टी है ना, उसने देखना है कि कौन क्या है क्या नहीं है। या तो पार्टी के अंदर, मुझे समझ में आज तक ये नहीं आया कि पार्टी किस तरीके का जो है, क्या उनका मापदंड होता है, किस तरीके से वो लोगों को लेकर के आगे आते हैं, क्या है क्या नहीं है। हमारा काम तो सीधा सच्चा है कि हमने काम करना है, समाज के लिए काम करना है। और यदि राजनीति में कर रहे हैं तो राजनीति में भी हम उस कार्य को करना चाहते हैं जो समाज के लिए प्रथम रहता हो, कि हमें ये काम कराना है। शायद हमारे जैसे लोग अच्छे ना लगते हों, इस वजह से हमको नहीं वो किया जाता। आप पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी के प्रतिनिधि रहे हैं, प्रतिनिधि का शहर में और भी रहे हैं, और जिनका खूब एक प्रभाव सा देखा जाता है, जो अपना एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं। लेकिन आप एक लंबे समय तक प्रतिनिधि हैं, आराम से कार्य करते रहे, और कोई आपके बारे में नहीं रहा कि आपने एक ऑरा बनाने की कोशिश की। मतलब ऐसा आपने आपका विजन क्या था, आपका मिशन क्या रहा? देखिए जी, मेरा जो मिशन था वो ये था कि जिस व्यक्तित्व के साथ मैं काम कर रहा था वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थी। बाबू बनारसी दास के जो है परिवार से वो लोग जुड़े रहे, और वो शिक्षा जगत में भी उनका जो है बहुत बड़ा रोल रहा है और काम उन्होंने किया है। और डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल भी उन्होंने बनाया, HRIT कॉलेज भी उन्होंने बनाया। मुझको लगता था कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने LMC का भी चुनाव लड़ा, और ऐसे व्यक्तित्व के सामने लड़ा जबकि कभी भी CBSE के स्कूलों को या कभी भी ऐसे दूसरे लोगों को मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अथक प्रयास करने के बाद उस चुनाव को लड़ा, बहुत सी परेशानियां झेली, हम साथ रहे हैं, हमने खूब देखा है। हम ओम प्रकाश जी के साथ भी हमने काम किया, लेकिन एक ये था कि जब तक सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी तो एक छत्र राज कब तक चलता है। तो ये प्री पार्टी जो थी उसको तोड़ना था, तो इसलिए डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी ने वो चुनाव लड़ा, और बहुत ही कम मात्रा की संख्या से जो है वो उस समय वो रह गए थे। लेकिन होना तो कुछ और था, उन्होंने MLC नहीं बनना था। हो सकता है उनके भाग्य में जो है उच्च सदन के जो है उनका प्रतिनिधित्व उन्होंने करना था, तो इसलिए वो वहाँ पर बने। और जहाँ तक मेरी बात है कि भी मुझे नेतृत्व करने का और मुझे जो है उनका साथ काम करने का मौका मिला, और उस काम करने के पीछे केवल मेरा एक ही मोटा था, क्योंकि मैं रेल से भी संबंधित रहा। आपको मालूम ही है कि मैंने 26 साल मैं डिविजनल सेक्रेटरी भी रहा हूँ डिवीजन का रेल के अंदर। तो मैंने ये देखा कि भाई किस तरीके से लोगों की परेशानियां होती हैं और किस तरीके से लोगों के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि रेल्स के अंदर मैंने जो काम किए हैं, आज कई बच्चे मेरे द्वारा लगाए हुए रेल के अंदर काम भी कर रहे हैं। चाय के भी हम उस समय रबेदार नहीं रहे। कई विडो ऐसी थी कि जिनको पेंशन में या किसी तरीके की परेशानी होती थी, मैंने उनका सहयोग, तो वो हमारे एक उसमें है, खून में है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखता हुए मैं समझता हूँ डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी ने पंजाबी समाज से जो है मुझे सम्मान दिया था। उसी गरिमा को बनाए रखने के लिए मैंने गाजियाबाद का कोई भी व्यक्ति यदि मेरे पास आया है और किसी काम के लिए भी उसने मुझे कहा है, तो मैंने उसका बढ़ चढ़ करके अनिल जी को कह करके मैंने वो काम करवाए हैं, और वो काम हुए हैं। शायद चाहे वो
मेडिकल से संबंधित रहे हों या किसी ऑफिस से संबंधित रहे हों, चाहे वो आपका जीडीएस से संबंधित रहे हों, कहीं भी आपको सुनने को ये नहीं मिला होगा कि गुलशन जी ने किसी के काम को मना किया है। मैंने काम किया और बड़ा ईमानदारी से काम किया उनके साथ रह करके, क्योंकि मैं देखता था, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जिस प्रकार से अनिल जी का कार्य करने की शैली थी, मैं देखता था कि वो 24 घंटे जो है वो तैयार रहते थे। अगर कोई रात को 9 बजे भी पहुंच गया, 10 बजे भी पहुंचा, तो उन्होंने डायरेक्ट फोन मिलाया और डायरेक्ट फोन करके जो है काम किया। उसी शैली पर मैंने भी काम किया। अब यथा राजा तथा प्रजा वाली बात आपने कही है, तो आप ये मानते हो कि जो प्रतिनिधि बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरित हैं अपने आकाओं से? देखिए, बात तो आप सही पूछ रहे हैं कि भी मैंने आपको कहा है कि जथा राजा तथा प्रजा, उसी में सब कुछ आ जाता है ना। मतलब आप ये मानते हो कि वो उनके आका जो है कहीं ना कहीं उनके आधार पर वो चल रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आका तो बहुत अच्छा हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि आपने ये कहा ना तथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन हर जगह राजा अपनी आंखें तो वो नहीं कर सकता। अगर मेरे मन में कहीं कुछ चीज आ रही है तो वहां हो सकता है कि हमारे राजा को पता ही ना हो कि कहाँ क्या हो गया है, लेकिन प्रयास यही रहता है कि भी राजा का ये प्रयास रहता है कि मेरे होते हुए कोई काम गलत ना हो। भाई आप कह रहे हो यथा राजा अनिल अग्रवाल जी, उनके प्रतिनिधि तथा प्रजा अपना काम किया, काम किया, ठीक, लेकिन और प्रतिनिधि है उनके बारे में, देखिए औरों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे समय के अंदर जो है जो मेरा राजा था वो डॉक्टर अनिल अग्रवाल था। और अन्य राजा क्या करते हैं, बहुत करूर राजा भी हुए हैं, ऐसे राजा भी हुए हैं, लेकिन वो राजा के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरीके से अपना जो है वो कर रहा है और किस तरीके से उन्होंने अपना वो किया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अंतिम प्रश्न है आपसे, आप एक उम्र के दौर से गुजर रहे हैं, लंबे समय से, जो मेरी जानकारी है लगभग 60 साल से आप गाजियाबाद के अंदर कार्य कर रहे हैं, एक लंबा समय है और कार्य कर रहे हैं। 60 वर्ष के, लगभग 60 वर्ष को कार्य करते हो गए। इसका मतलब आप उम्र के वो उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ कहीं ना कहीं आप महसूस करते हैं कि थकावट होती है, लेकिन मुझे देखने में आता है कि गुलशन भामरे जी कभी थकावट महसूस नहीं करते। नई उमंग के साथ और नई जागृति के साथ आप आज भी दौड़ते रहते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? देखिए, ये बताऊं मैं आपको कि ये सब जो देन है ये मेरे पिता की देन है। पिता ने मेरे को जो है 13 साल की उम्र के अंदर मुझे लंगोट बांध दिया था। मैं यूपी का चैंपियन भी रहा, वेट रहा, और उसी के तहत मुझे स्पोर्ट्स कोटे के अंदर सर्विस भी मिल गई थी। मेरा खान पान, मेरी दिनचर्या जो है वो उसी प्रकार की है। आज भी मैं सवेरे 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ और उठने के बाद जो है मैं योगा वगैरह जो मेरा घूमने का वो है रही है। और जहाँ तक समाज की बात, काम करने की बात है, वो आज भी मैं ललायत रहता हूँ कि मैं काम करूँ। अगर मैं आज काम करूंगा तो शायद मेरे ही पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी या मेरे बच्चे, वो कम से कम एक ये लेंगे कि जो मेरे पिता, जैसे आज मैं अपने पिताजी को याद कर रहा हूं, तो ऐसे ही वो भी जो है इस चीज को शायद ग्रहण करते होंगे और कर रहे हैं कि भाई हम भी आगे चलें और देश की सेवा करें और काम करें। आपको मैं ये बता सकता हूं कि बड़ा मुझे गर्व है अपने बच्चों के ऊपर भी, कि मेरे बच्चे भी शायद अपने दादाजी के, दादी के और मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और वो भी जागरूक हैं और मैं भी जागरूक हूं। और मैं ये चाहता हूं कि इस समय भी अगर मैं कुछ काम कर सकूं और कर रहा हूं, अगर किसी की निगाह मेरे पे पड़ जाए कि गुलशन जी, जैसे आपने अभी आप कहा कि इस उम्र में अभी आप कर रहे हैं, मैं जीना चाहता हूं, मैं 100 साल की उम्र तक जीना चाहता हूं। उससे ऊपर हुई तो उसकी मालिक की वो है, लेकिन 100 साल तक भी रहूं तो मेरी आखिरी सांस तक मैं लोगों की सेवा कर सकूं और लोगों के काम आ सकूं, ये मेरी चाहना रहती है। प्रभु से भी ये मांगता हूं कि हे प्रभु, मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, मैं लोगों के हित में काम करूं, यही मेरी प्रार्थना रहती है। और यही मैं आशा भी करता हूं कि शायद वो परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति इसीलिए दे रहा है कि मैं लोगों के हित में कुछ काम कर सकूं। आपने एसएसके स्कूल के संस्थापक, शिक्षाविद, समाज सेवी, राजनीतिक गुलशन भामरे जी को सुना। गुलशन भामरे जी ने बहुत कुछ बताया अपने परिवार के बारे में और हर मुद्दे पर हमसे मुखर होकर बात की, हर मोर्चे पर हमसे खुलकर बात की। आगे और भी किसी ऐसी शख्स के साथ फिर मुलाकात होंगी, फिर बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।